हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। हमारी जो इंडिया कंट्री है, इसके अंदर टोटल जितने भी इस दुनिया पे स्पीशीज़ अवेलेबल हैं, जितने भी प्रकार की प्रजातियां हैं हमारी इस पूरी दुनिया के अंदर, उसमें से 8% हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 10% जो फ्लोरा का है, फ्लोरा का मतलब होता है जितने भी हमारे फ्लावर्स वगैरह हैं, और 20% ऑफ मैमल्स। मैमल्स का मतलब हम यहाँ पे फौना भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, जिसका मतलब होता है जितने भी एनिमल्स हैं हमारे, उसमें कि 20%, यानी कि 20% एनिमल्स और 10% ऑफ द टोटल फ्लोरा हम क्या देख रहे हैं कि वो सभी के सभी एक थ्रेट लिस्ट के अंदर हैं। थ्रेट का मतलब है कि इनके ऊपर खतरा है। खतरा किस तरीके से, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, सिर्फ जंगलों की बात करें, तो वो 31% ऑफ द वर्ल्ड लैंड कवर करते हैं। यानी कि पूरी जो हमारी अर्थ है उस पे से 31% क्या है हमारा, फॉरेस्ट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जो लैंड वाला एरिया है उसकी बात करें, लैंड वाले एरिया के अंदर से अगर आप देखेंगे 31%, तो फॉरेस्ट कवर मिलेगा आपको। और अकेले सिर्फ इंडिया की बात करें तो खुद इंडिया के अंदर 21.71% जो है फॉरेस्ट कवर हो रखे हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जिनको कि क्रिटिकल में रखा गया है। क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, और वो किस में, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि वो गायब हो सकती हैं, ऐसी स्पीशीज़ हैं। ठीक है। उसका एग्जांपल है जैसे कि चीता है। ठीक है। आपका पिंक हेडेड डक है। तो ये सभी क्या क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर है, और ये लोग कभी भी एक्सटिंक्ट कर सकते हैं। इस वजह से इनका कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो IUCN है। IUCN क्या है, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने क्या किया है, कुछ प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासीफाई किया है उनके ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस के अनुसार। ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है कि क्या अभी वो बिल्कुल ही सफिशिएंट नंबर में है, क्या उनके नंबर्स कम हैं, क्या वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से उन लोगों ने क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्पीशीज़ की। देखो, नॉर्मल स्पीशीज़ का मतलब होता है ऐसी पॉपुलेशन जिनका कि सर्वाइवल अभी आराम से हो सकता है। ठीक है। ऐसी पॉपुलेशन है जिसका कि सर्वाइवल हो सकता है, कह सकते हैं। नॉर्मल स्पीशीज़ का मतलब जैसे मान लो कोई सा प्लांट है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो प्लांट है अभी, वो इतने इनफ नंबर में अवेलेबल है कि आने वाले समय में उसके साथ कुछ नहीं होगा। नॉर्मली ऐसे वो ग्रो करते रहेंगे और उनका सर्वाइवल होगा हमारी अर्थ पे। ठीक है। इसमें नॉर्मल स्पीशीज़ कौन कौन थे, जैसे कि कैटल हो गए। कैटल क्या होता है, हमारी भेड़ बकरियाँ जितनी होगी, ठीक है, वो सभी क्या कैटल है, अपनी गाय वगैरह होगी। ठीक है। तो वो भी नॉर्मल स्पीशीज़ के अंदर काउंट होती है, यानी कि उनकी कमी नहीं है हमारी अर्थ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं साल। साल क्या हमारा, एक ये ट्री है। पाइन क्या होता है, पाइन भी एक ट्री होता है, इसकी इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, अभी इनकी पॉपुलेशन जो है बिल्कुल ही सही है, इनमें ऐसा कोई हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। एंडेंजर्ड ऐसी स्पीशीज़ हमारी जिनके ऊपर गायब होने का खतरा है, यानी कि इस पृथ्वी से वैनिश हो सकती है। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि ब्लैक बक हो गया, आपका क्रोकोडाइल हो गया। ठीक है। क्रोकोडाइल भी एंडेंजर्ड के अंदर आता है। ठीक है। हो सकता है आपको ना लगता हो, पर क्रोकोडाइल अपना एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वल्नरेबल स्पीशीज की। ठीक है। वल्नरेबल ऐसी स्पीशीज हैं जो कि हो सकता है आने वाले समय में एंडेंजर्ड स्पीशीज बन सकती है, यानी कि ये भी गायब हो सकती है पर अभी हुई नहीं है। ठीक है। अभी ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, जो कि एंडेंजर्ड के अंदर मूव कर सकती है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि ब्लू शीप हो गई, अपने एशियाटिक एलिफेंट्स हो गए, अपने गैंगेटिक डॉल्फिन्स हो गई। ठीक है। तो ये सभी की सभी वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेयर स्पीशीज़ की। देखो, रेयर स्पीशीज़ ऐसी होती है जो कि बहुत कम पॉपुलेशन के अंदर पाई जाती है, और वो जो है आने वाले समय में या तो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर जा सकती है, या हो सकता है डायरेक्टली वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर भी जा सकती है। ठीक है। ऐसी स्पीशीज़ हमारी रेयर स्पीशीज़ है जो कि बहुत ही कम पॉपुलेशन के अंदर है, उनके ऊपर खतरा आ सकता है आने वाले समय में। ठीक है। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि हिमालय पे जो ब्राउन बेयर पाए जाते हैं, और आपका वाइल्ड एशियाटिक बफलो जो होता है। ठीक है। ये सभी हमारी रेयर स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ की। एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब होता है कि ये जो है कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर ही पाए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं, और यूजुअली ऐसे इलाके होते हैं जो कि आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब एक अकेला इलाका, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा जगहों से कनेक्ट नहीं होता। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जियोग्राफिकल बैरियर लग जाता है। जैसे हम अगर देखें, अंडमान एंड निकोबार देखते हैं। ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार क्या है, बीच में पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है। इंडिया से सेपरेट है, अलग है ना, एक बिल्कुल एक अलग जगह है, एक यूनिक एक आइसोलेटेड प्लेस है। ठीक है। तो वहाँ पे जो जो स्पीशीज़ पाई जाती है वो हमारी एंडेमिक स्पीशीज़ है, ऐसी स्पीशीज़ जो कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड इलाकों में पाई जाती है।
ठीक है। उसका एग्जांपल है जैसे कि अंडमान टील, आपका निकोबार का पिजन हो गया, अंडमान वाइल्ड पिग हो गया, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिथुन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो कि अब आपको नहीं मिलेंगी, इस पृथ्वी से पूरे तरीके से वैनिश हो चुकी है, गायब हो चुकी है, ठीक है। जिसके ऊपर कुछ सर्च वगैरह की गई, ढूंढा गया इनको, तो ये मिले नहीं हमें। उसका एग्जांपल है एशियाटिक चीता। चीता नहीं मिला हमें, ठीक है। वो कौन सा वाला है? एशियाटिक वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल वाले की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट आपका पिंक हेड डक। पिंक हेड डक क्या है? इस दुनिया से गायब हो चुका है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे रीजंस ऑफ डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना। यहाँ पे डिप्लेशन हम किसकी बात करेंगे? दोनों डिप्लेशन देखेंगे, ठीक है, कि मतलब क्योंकि ये चैप्टर किसके ऊपर है? चैप्टर हमारा फॉरेस्ट के ऊपर भी है और वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, याद रखा है कि पहला रीज़न है कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हमें पता है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई की जाती है, बहुत सारे जंगल गायब कर दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनते हैं तो उससे बहुत सारे जंगल गायब हो जाते हैं। और नेचुरली, क्योंकि जितना भी वाइल्ड लाइफ है हमारा मैक्सिमम वो जंगल के अंदर ही होता है, तो जब फॉरेस्ट गायब होगा तो वाइल्ड लाइफ तो ऑटोमेटिकली वहाँ से गायब होगा ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता है, उसके चलते माइनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। माइनिंग जो है बहुत अलग अलग तरीके से हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन माइनिंग हमारे लिए ज़रूरी भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, ओवर कर रहे हैं चीज़ों को, हम जरूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं हमें, ठीक है। माइनिंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पॉलिटेंट्स वगैरह निकलते हैं जो कि वहाँ के काम करने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवर ग्रेजिंग। भी बहुत बड़ा कंसर्न है। ओवर ग्रेजिंग क्या है कि जानवर जो है ज़रूरत से ज़्यादा जब चरने लग जाते हैं तो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड जो है हमारी ख़राब होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, एक बार कोई सी क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। आपने कोई सी क्रॉप उगा दी एक पर्टिकुलर एरिया पे, उसके बाद क्या करते हैं आप उस पूरे एरिया को जला देते हैं क्रॉप उगाने के बाद, ठीक है। आपने क्या किया, क्रॉप वगैरह उगा लिया, हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद आपने उसको जला दिया, एंड देन अगेन आप उसके ऊपर क्रॉप लगाएंगे, ठीक है। तो इसे हम स्लैश एंड बर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, फसलों की कटाई करते हैं, फिर उसको जला देते हैं उस लैंड को। तो होता क्या है, बाय द टाइम जैसे हम लैंड को बार बार जला रहे हैं, तो जो लैंड की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ये लैंड हमारी ख़राब हो जाती है। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन इस तरीके से इसमें रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। हमें पता है कि लकड़ियों का इस्तेमाल अगर हम फ्यूल के रूप में करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो पॉल्यूशन भी होता है और वुड हमारे लिए कंपलसरी भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये माइनिंग दिखा रखी है यहाँ पे, माइनिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे जो ये शीप्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकते ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब ओवर ग्रेजिंग हमारे लैंड को ख़राब करता है, हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारी अर्थ पे जो है अलग अलग प्रकार के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उन सबका डिक्लाइन कैसे हो रहा है, वो लोग कम कैसे हो रहे हैं। तो पहला तो रीज़न है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी जहाँ वो रहते हैं उस जगह को गायब कर दें, यानी कि जैसे फॉरेस्ट वगैरह में उड़ा दे रहे हैं। जब फॉरेस्ट गायब कर दिए तो बेचारे रहेंगे कहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हंटिंग और पोचिंग, ये एंड है यहाँ पे, ठीक है, एंड ये, ठीक है। तो हंटिंग एंड पोचिंग की वजह से, हंटिंग एंड पोचिंग का मतलब होता है जानवरों को मारा जाता है और उनको पोच किया जाता है। पोच का मतलब है कि उनके कुछ पार्ट्स वगैरह बेचे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना राइनोसेरस का क्या होता है, आगे से हॉर्न होता है, उसे बेचा जाता है, ठीक है। इनकी स्किन वगैरह यूज़ की जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी दिखा रखा है कि यहाँ पोचिंग की गई है, यहाँ पे क्या इसकी हंटिंग की गई है, ठीक है। तो इसे हंटिंग एंड पोचिंग बोलते हैं। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत ही भारी लेवल पे नुकसान होती है हमारी। अगले हम बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन की। ओवर मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा। एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन रेफर्स टू द एक्सेसिव यूज़। एक्सेसिव यूज़ करते हैं हम, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। जैसे कि फिशरीज होगी, फिशरीज मतलब वो जहाँ पे फिशेस वगैरह पाली जाती हैं, वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम। फॉरेस्ट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमें मिनरल्स हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बियॉन्ड देयर सस्टेनेबल लिमिट्स। सस्टेनेबल लिमिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि हमें कोई सा भी रिसोर्स इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे, ठीक है। तो अगर हम आज ही सब कुछ यूज़ कर देंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं और क्या होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसीलिए हमें सब कुछ सस्टेनेबल लिमिट्स के अंदर करना चाहिए, यानी इस तरीके से करना है कि आने वाली जनरेशन को नुकसान ना पहुंचे, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें, ठीक है। ये सस्टेनेबल का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, और रिसोर्सेज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज को बचाया किस तरीके से जा सकता है।
ठीक है, वो इस चैप्टर में नहीं है, वो किसी और में है, तो इस आगे बढ़ते हैं। दिस कैन लेड टू डिप्लेशन, इसकी वजह से क्या होगा आपको पता है, डिप्लेशन हो रहा है हमारी, डिप्लेशन यानी कमी हो रही है हमारी, चाहे बायोडाइवर्सिटी के अंदर देख लो आप, चाहे आप अपना फॉरेस्ट वगैरह देख लो, सब कुछ आपका क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है यहाँ पे। एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है और लॉन्ग टर्म डैमेज पहुंच रहा है। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ही लंबे समय तक हमारा जो इकोसिस्टम है आसपास का पूरा वातावरण है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, उसके अलावा एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, बहुत ही कॉमन बात है, पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, जो कि सबसे इसके अंदर क्या देखता हूँ कि माइनिंग वगैरह हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है इसके अंदर, वुड एज अ फ्यूल को यूज़ करना। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, अब क्या कर रहे हैं, जब आप बर्न कर रहे हैं तो बर्न करने से भी तो पॉल्यूशन फैल ही रहा है बार बार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा कि अब कंजर्व कैसे करें। ठीक है, सारी बातें कर ली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बात आती है कि इनको कंजर्व कैसे किया जाए। तो स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया के केस में। ठीक है, तो इंडिया के अंदर क्या है, एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आपका 1972 में बना था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो इसका मेन मकसद क्या था, इसका मेन मकसद था कि जो भी एंडेंजर स्पीशीज़ हैं उनको बचाना जो कि खतरे में है। ठीक है, उसके अलावा हंटिंग और पोचिंग में बैन कर दें, यानी कि आप हंटिंग नहीं करेंगे और आप पोचिंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एनिमल्स का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनका डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, जैसे जानवरों की चीज़ों जो होती है, प्रोडक्ट होते हैं, उनका व्यापार किया जाता है, तो उसके ऊपर क्या किया, बैन लगा दिया, ये चीज़ नहीं की जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हुआ था। नेक्स्ट हमने क्या किया, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ। अब जैसे वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ पूरा जंगल के अंदर है, तो उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कौन लेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए लीगल प्रोटेक्शन बनाएंगे। लीगल प्रोटेक्शन मतलब है कि गवर्नमेंट्स वगैरह के अंदर फॉरेस्ट डाल दिया गया कि गवर्नमेंट सब कुछ जो है देखभाल करेगी। नेक्स्ट, ऐसी बात नहीं, पहले भी कर रही थी, उससे पहले भी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे भी हो रहा था, जो मतलब जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, 1972 के एक्ट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या बातें बोली गई थी। ठीक है, वो हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल पार्क्स बनाने शुरू कर दिया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल हमारे रह सकते हैं और इजीली वहाँ पे सर्वाइवल होगा, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन मेंटेन रही है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो 1973 के अंदर एक प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसका मेन क्या था कि जो भी टाइगर्स इंडिया में उसको प्रोटेक्ट करना था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था 1980 के अंदर और 1986 के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे आपके जो है बटरफ्लाइज हो गए, मोथ्स हो गए, बीटल्स हो गए, ड्रैगन फ्लाई हो गए, इनको जो है प्रोटेक्टेड लिस्ट के, प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ के अंदर लिखा गया था, यानी कि सभी प्रोटेक्टेड है, सेफ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1991 के अंदर 6 और स्पीशीज़ थी प्लांट की जिनको की लिस्ट के अंदर ऐड किया गया था। ठीक है, तो वो कौन कौन से, तो मैं नाम आपको दिखा देता हूँ, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है। हमारे रिजर्व फॉरेस्ट पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और ये हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड कवर करते हैं, यानी जितना पूरा फॉरेस्ट होगा उसमें से इतना जो 50%, 50% से भी ज़्यादा देखते हैं कि सारा रिजर्व होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। प्रोटेक्टेड मतलब है कि इनका जो है आगे हम चाहते हैं कि डिप्लेशन ना हो, ये फॉरेस्ट हमारे ख़राब नहीं होने चाहिए, और ये 1/3 एरिया कवर करते हैं टोटल फॉरेस्ट का। 1/3 मतलब कितना होता है, 33% के अप्रॉक्स। ठीक है, लास्ट आता है आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर भी आते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इनको होल्ड करते हैं, और कुछ कम्युनिटीज़ भी इनको होल्ड कर सकती हैं इन फॉरेस्ट को। ठीक है, इन्हें हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, तो ये देख सकते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में क्या हुआ था, विलेजर्स ने वहाँ पे लड़ाई भी की थी माइनिंग के खिलाफ। ठीक है, कि हम माइनिंग नहीं होने देंगे, और सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चिपको मूवमेंट हुआ था 1973 के अंदर। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना हमारा जो मेन टास्क है, कि डिफॉरेस्टेशन को हम रोक देंगे। आगे हम बात करते हैं, बीज बचाओ आंदोलन हुआ था हमारा 1987 के अंदर, जिसको लीड किसने किया था, वंदना शिव ने किया था। ठीक है, कहाँ पे, तहरी में, कहाँ पे किया था, तहरी में किया था। आगे बात करते हैं, नवदन्या जो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और मूवमेंट थी इंडिया के अंदर, जिसका मेन टारगेट क्या था, वही अपना प्रोटेक्शन करना एनवायरनमेंट की, और ये भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था 1987 के अंदर, सेम टाइम पे किया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, मेन क्या बात हमें एक चीज़ और ध्यान देनी थी कि हमने आगे ये चीज़ देखी
कि कोई किसी भी चीज़ के अंदर हमें सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ नहीं करना, क्योंकि सिंथेटिक केमिकल्स हमारी लैंड को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं और ख़राब करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था 1998 के अंदर उड़ीसा में आया था, जिसके अंदर ये बात की गई थी कि जितनी भी लोकल कम्युनिटीज़ थी वो सभी मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन में लग गई थी। मतलब जितने भी फॉरेस्ट डिग्रेड हो रखे थे ना, फॉरेस्ट खराब हो गए थे, उन सबका दोबारा से मैनेजमेंट करना और उनको दोबारा से फॉरेस्ट को हरा भरा बनाना, उसके अंदर ये पूरा प्रोग्राम किया गया था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था। ठीक है, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि शायद इस पीडीएफ के अंदर मिसिंग है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। तो कुछ बातें यहाँ पे मिसिंग थी, उन्हें मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि आपका जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है आपका? ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, वो तो मैंने बता ही दिया था। उसके अलावा जो आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है आपका, वो कहाँ है आपका? वो है आपका एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मानस टाइगर रिज़र्व है, मानस टाइगर रिज़र्व जो है आपका वो असम में है। उसके अलावा काज़ीरंगा नेशनल पार्क का है, वो भी याद कर लेंगे, काज़ीरंगा नेशनल पार्क, काज़ीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है आपका? ये भी असम में, जो कि एक सींग वाले गेंडे को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरियार टाइगर रिज़र्व, पेरी एक सेकेंड यार, पेरियार टाइगर रिज़र्व। ठीक है, ये कहाँ पे आपका? ये भी आपका नहीं नहीं सॉरी, ये आपका केरल में। ठीक है, ये आपका केरल में। एक चीज़ और यहाँ पे जान लेते हैं कि जो चिपको जो मूवमेंट था, ठीक है, चिपको जो मूवमेंट था वो कहाँ हुआ था? वो हमारा उत्तराखंड में हुआ था, पहली बात। ठीक है, और इसके अलावा ये स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट किया था चांदी प्रसाद भट्ट ने, और साथ में इनके थे उनका नाम था सुंदर लाल। ठीक है, इतना इनफ है, इतना याद कर लेना। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और भी बता देता हूँ, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए फिर भी, क्योंकि सिलेबस में है तो जान लो। ठीक है, कुछ हमारे सैक्रेड, सॉरी स्केर्ड नहीं, सैक्रेड, कुछ हमारे सैक्रेड, सैक्रेड भी बोलते हैं इनको, या फिर इनको वर्जिन फॉरेस्ट नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे फॉरेस्ट हमारे जिनकी की क्या वर्शिप वगैरह की जाती थी, क्या करते थे, इनको बोला जाता था कि ये ऐसे जंगल हैं जो कि गॉड और गॉडेस के हैं। किसके? गॉड और गॉडेस के, यानी कि इनकी पूजा वगैरह की जाती थी। ठीक है, अब देखो ये रेड मार्क वगैरह जो हो रहा है ऐसा, क्योंकि इसमें तो ये स्पेलिंग एरर मान रहा है इसको, पर ये स्पेलिंग एरर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि जो उड़ीसा की जो ट्राइब है, उड़ीसा की, एंड जो आपकी जो बिहार की जो ट्राइब है, उड़ीसा और बिहार की जो ट्राइब है, वो क्या करती है? जो मैंगो ट्रीज़ होते हैं, मैंगो ट्रीज़ होते हैं, उससे वो क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं पूजा के लिए। ठीक है, ओके, बस तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और जान लो, ठीक है, आपके फ़ायदा ही होगा, कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट एरिया है। किसका लार्जेस्ट एरिया है? लार्जेस्ट एरिया ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट का लार्जेस्ट एरिया है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। ठीक है, इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं अब नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद सब कुछ लिख दिया, तो अब ठीक दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सारी बातें जो आपको अच्छे से समझ लेनी है साथ में। ठीक है, तो मैं इसे भी मेंशन कर दूंगा नोट्स के अंदर, तो जब आप प्रिंट निकालने जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ये लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप इनका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इनको फिर बार बार रिवाइज़ कर लें। ठीक है, वो आपके लिए अब काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।